आज हम बात करेंगे साल 1674 की एक ऐसी घटना के बारे में जो देखने में तो सिर्फ एक राज्याभिषेक समारोह था, लेकिन असल में वो एक ऐसा जबरदस्त राजनीतिक दांव था जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 1670 के दशक की शुरुआत में भारत के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक के सामने यही सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल खड़ा था। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास था। एक तरफ शिवाजी महाराज की सैन्य ताकत जबरदस्त थी, सल्हेर की लड़ाई जीती, 23 किले वापस ले लिए, मुगल सेनाओं को हराया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक हैसियत क्या थी? स्थापित ताकतों की नजरों में वो सिर्फ एक सरदार के विद्रोही बेटे थे, या ज्यादा से ज्यादा एक मुगल जमींदार। मतलब जमीन पर कब्जा तो था, लेकिन कोई कानूनी संप्रभु शासक नहीं माना जाता था। तो उनकी जीती हुई हर लड़ाई, हर कब्जे को सिर्फ एक विद्रोह माना जाता था, किसी राज्य का कानूनी विस्तार नहीं। अब अपने स्वराज के भविष्य को बचाने के लिए और लोगों की अटूट वफादारी हासिल करने के लिए उन्हें अपनी इस पहचान को बदलना ही था। एक विद्रोही नेता से एक संप्रभु सम्राट बनना था। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का हल दो हिस्सों में था। पहला, एक ऐसी राजधानी बनाई जाए जो एक साम्राज्य की शान के लायक हो, और दूसरा, एक बहुत ही गहरी सामाजिक और धार्मिक रुकावट को पार किया जाए। तो सबसे पहले राजधानी। शिवाजी ने चुना रायगढ़ के अजेय पहाड़ी किले को। और देखिए, ये किला कितना खास था, इसका अंदाजा उस वक्त भारत आए एक अंग्रेज दूत हेनरी ऑक्सिंडन के शब्दों से लगता है। उन्होंने लिखा कि ये किला कला से नहीं बल्कि कुदरत से ही इतना मजबूत है कि इसे कोई जीत नहीं सकता जब तक कोई अंदर का आदमी ही धोखा न दे दे। 820 मीटर! जरा सोचिए इस ऊंचाई के बारे में। जमीन से इतनी ऊपर बना ये किला अपने आप में एक ऐलान था। ये आसमान में बनी एक ऐसी राजधानी थी जो वाकई में अजेय थी। और ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि इसे हिरोजी इंदुलकर ने एक पूरे शहर की तरह बसाया था। पहाड़ पर बसा एक शहर जिसमें 300 से ज्यादा इमारतें थीं। यहां तक कि जो राज दरबार था उसे भी इस तरह बनाया गया था कि आवाज बिना किसी सहारे के आखिरी आदमी तक पहुंचे। इसे हिंदवी स्वराज्य का दिल बनने के लिए डिजाइन किया गया था। राजधानी तो शानदार बन गई, लेकिन अब शिवाजी महाराज के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसे तोपों से नहीं जीता जा सकता था। ये चुनौती थी वैधता की, जो सदियों पुरानी सामाजिक परंपराओं की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। देखिए, उस समय के हिसाब से वैदिक शास्त्रों में एक नियम था, और वो नियम ये था कि एक औपचारिक राज्याभिषेक जो किसी शासक को असली कानूनी और धार्मिक मान्यता देता था, वो अधिकार सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही था। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। दक्कन के कई रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने ये तर्क दिया कि शिवाजी महाराज, जो एक मराठा कृषक परिवार से आते थे, वो क्षत्रिय नहीं हैं। ये उनके राजा होने के दावे की जड़ पर ही एक सीधा हमला था, एक ऐसी समस्या जिसे तलवार के दम पर हल नहीं किया जा सकता था। तो इस धार्मिक और सामाजिक पहेली का हल कैसे निकाला गया? एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया गया। वाराणसी से उस समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक गागा भट्ट को बुलाया गया। उन्होंने एक वंशावली पेश की जो शिवाजी महाराज के वंश को मेवाड़ के प्रसिद्ध क्षत्रिय सिसोदिया राजपूतों से जोड़ती थी। इस एक घोषणा ने पूरी बाजी पलट दी। इसने शिवाजी की क्षत्रिय स्थिति को मान्यता दे दी, और अब वैदिक राज्याभिषेक का रास्ता साफ हो गया था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं रायगढ़ और देखते हैं कि वो ऐतिहासिक समारोह कैसा था, जिसे चश्मदीदों ने बड़ी बारीकी से अपनी आंखों से देखा और दर्ज किया। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये पूरी प्रक्रिया कई हफ्तों तक चली, जिसमें बहुत से जटिल रीति रिवाज शामिल थे। ये सब कुछ उस एक भव्य दिन 6 जून की तैयारी थी। इन रस्मों में से एक थी तुलादान, जिसके बारे में हेनरी ऑक्सिंडेन अपनी डायरी में लिखते हैं। शिवाजी महाराज को सोने में तौला गया और उनका वजन उस समय के सोने के सिक्कों यानी पगोड़ा के हिसाब से लगभग 16,000 निकला। ये सारा सोना राज्याभिषेक के बाद ब्राह्मणों में बांटा जाना था। ये राजा की उदारता और राज्य की समृद्धि दोनों का प्रतीक था। लेकिन जो सबसे मुख्य अनुष्ठान था वो था अभिषेक। इसमें भारत की 7 पवित्र नदियों से लाए गए जल से शिवाजी महाराज को स्नान कराया गया। यह सिर्फ एक स्नान नहीं था, बल्कि ये सम्राट के शुद्धिकरण और पूरे भारत की पवित्र भूमि से मिले आशीर्वाद का प्रतीक था। और इन सब रस्मों के केंद्र में था वो सिंहासन। कितना भव्य रहा होगा! इसे बनाने में 32 मन शुद्ध सोना लगा था। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि ये ताकत, स्थिरता और न्याय का एक जबरदस्त प्रतीक था।
सिंहासन के आसपास रखी हर चीज का एक मतलब था, एक गहरा संदेश। सोने की मछली के सिर समुद्र पर शासन का प्रतीक थे, सोने का तराजू न्याय का, और सिर के ऊपर लगा छत्र यानी छाता उनकी परम संप्रभुता का प्रतीक था। हर एक चीज ये बता रही थी कि यहां एक ऐसा शासक बैठा है जिसके पास पूर्ण अधिकार है। और फिर वो पल आया जब शिवाजी महाराज को औपचारिक रूप से क्षत्रिय कुलवंतस सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दी गई। और जिस पल उन्हें ताज पहनाया गया, उसी क्षण उनके पूरे राज्य के हर एक किले से तोपों ने एक साथ सलामी दी। ये पूरी दुनिया के लिए एक नई ताकत के जन्म का ऐलान था। तो इस पूरे भव्य आयोजन का नतीजा क्या निकला? इसका असर इतना गहरा और दूर तक जाने वाला था कि उसे क्रांतिकारी कहना गलत नहीं होगा। ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहां साफ नजर आता है। राज्याभिषेक से पहले वो एक विद्रोही या राजा थे, लेकिन बाद में वो बन गए छत्रपति और शककर्ता, यानी एक नए युग की शुरुआत करने वाले। उनका अधिकार अब सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं बल्कि कानून, समाज और धर्म पर आधारित था। अब वो एक संप्रभु राजा थे जिनकी विरासत एक सफल विद्रोह नहीं बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य थी। इस राज्याभिषेक ने उन्हें वो अधिकार दिया जिससे वो एक नए स्वतंत्र राज्य की नींव रख सकें, और उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। अपना कैलेंडर शुरू किया, अपनी मुद्रा यानी सिक्के चलाए, 8 मंत्रियों की परिषद यानी अष्टप्रधान मंडल बनाया, और दरबारी भाषा के तौर पर फारसी के जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा दिया। इसका संदेश सिर्फ मराठा साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरे भारत में एक शक्तिशाली संदेश भेजा। इसने ये साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती देना मुमकिन है, और इसने हिंदू राजनैतिक पहचान की भावना को एक नई जान दे दी। तो आखिर में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि ये इस बात का एक शानदार उदाहरण था कि असली और टिकाऊ संप्रभुता सिर्फ जंग के मैदान में नहीं जीती जाती, उसे प्रतीकों, वैधता और भविष्य के एक मजबूत इरादे के साथ बनाना पड़ता है। और यही शक्ति और अधिकार के बीच का असल फर्क है।